तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 72 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने कौन सेवे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। देखो हम लोग जान रहे थे कि अभी भारत में लोकतंत्र का पर्व चल रहा था, मतलब इलेक्शन चल रहा था, जो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक कंटिन्यू चला। 4 जून को काउंटिंग हुआ और फाइनली आपका कोई पार्टी तो आपका बहुमत तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन पार्टी का जो अलायंस था एनडीए, जो मोदी जी का अलायंस है, और उनके सर्वसम्मति से उनको सदन का नेता चुना गया, उसको पार्टी का नेता चुना गया। और अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। और इस तरीके से वो शपथ लेने के मामले में किसके बराबरी तक पहुंच गए हैं, तो भारत के फॉर्मर पीएम, कह लो फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू के बराबर पहुंच गए हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जो है, जो तीसरे पीरियड का, ठीक है, 1962 में जब वो तीसरे पीरियड के लिए आपका वो शपथ लिए थे, वो उस टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक ना। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने कौन से वे कार्यकाल के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे कार्यकाल के लिए। कितने कार्यकाल के लिए? तीसरे कार्यकाल के लिए। और मोदी जी अपने आप में रिकॉर्ड बना लिए। ये आपके देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे ये 24 साल में 7 बार शपथ लिए हैं। 24 साल में 7 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाए, तो 7 बार क्या ये प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए हैं? जी नहीं, ये 4 बार जो है, 4 बार सीएम पद का शपथ लिए हैं। 4 बार सीएम पद का शपथ लिए हैं। और मोदी जी किस राज्य के सीएम रहे थे? तो ये रहे थे आपके गुजरात राज्य के सीएम रहे थे। 4 बार सीएम पद का शपथ लिए थे। और 3 बार किस पद का शपथ लिए हैं? तो ये लिए हैं आपका पीएम पद का। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। 3 बार जो पीएम पद का शपथ लिए हैं। इस बार कब से है प्रधानमंत्री? 2014 से। और 2014 में इनको शपथ कौन दिलवाया था? तो यहाँ से आप याद रखना कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी कोई अगर हुआ तो वो भी आपका शपथ दिला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 में शपथ कौन दिलाया था? तो 2014 में शपथ दिलाए थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। उसके बाद आपसे पूछेगा इनका जो दूसरा टेन्योर था 2019 में, ठीक है, 2019 में इनको शपथ कौन दिलाए थे? तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है ये इनको शपथ दिलाए थे। और तीसरा टेन्योर जो है 2024 वाला जो अभी शुरू हुआ है, इसमें कौन दिलाया? तो द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब भी आप याद रखना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, लेकिन हाँ, आप चूंकि पढ़ रहे हो तो आपको इस सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये आपके प्रणब मुखर्जी जी के साथ है। यहाँ पे देख लो ये रिसेंट वाला द्रौपदी मुर्मू जी के साथ है। और यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, उनका वाला फोटो गायब कर दिया। चलिए, रामनाथ कोविंद जी के साथ भी ये आपका शपथ ले चुके हैं। अब देखिएगा प्रधानमंत्री और मंत्री के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 74, ठीक है, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगा? तो एक मंत्री परिषद होगा। सलाह के लिए एक क्या होगा? तो एक आपका मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद होगा, ये क्या करेगा? तो ये राष्ट्रपति को सलाह सजेशन देगा, ठीक है, जिसके मुखिया, जिसके लीडर, ठीक है, जिसके लीडर कौन होंगे? तो इसके लीडर होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, इसके लीडर कौन होंगे? प्रधानमंत्री। एक और आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है 75 का 1 और इसका भी ए। इसमें क्या कहता है? इसमें यह कहता है कि मंत्री परिषद की जो संख्या है, ये लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगा। क्या बोलता है इसमें? कि मंत्री परिषद की जो संख्या है यह लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले और भी सुन लो फिर समझना।
और ये प्रावधान पहले नहीं था, ये प्रावधान कब किया गया, तो ये किया गया आपका 51वां संशोधन 2003 के द्वारा। 51वां संशोधन 91 नंबर का अमेंडमेंट किया गया, और ये कब किया गया, तो आपका 2003 में किया गया था। अब इसका मतलब क्या हो गया, किसका बात हो रहा है, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद। अब देखो कि मंत्री परिषद में क्या होता है, मंत्री परिषद में क्या होता है, तो मंत्री परिषद में पहले तो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तीसरा हो जाएगा आपका राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और चौथा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। तो आपको क्या बोल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं मंत्री परिषद, जो सरकार को चलाने का काम करते हैं। तो देखो इस चीज का ये चीज क्यों किया गया, आखिर एक फाइनली डेटा क्यों रखा गया कि लोकसभा में टोटल जितनी भी संख्या होती है उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, खास के आपको कब देखने को मिलेगा, गठबंधन के सरकार के समय, गठबंधन का सरकार बनेगा, जिसको खिचड़ी भी कितने बार कहा जाता है। तो अगर इसमें संख्या निर्धारित नहीं होता ना कितने ही मंत्री बनेंगे, तो सब लोग कुछ ना कुछ का मंत्री ही बन जाता। इसलिए फाइनली अमेंडमेंट करके 91 नंबर का अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और यह कहा गया कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होगा। और अभी लोकसभा में कितना मेंबर है, 543। जब आप इसका 15% निकालते हो, कैलकुलेट करोगे, तो आपका 81.5 लगभग निकल के आएगा। तो आदमी तो 81.5 नहीं होगा, आधा आदमी थोड़ी होगा, तो इसको आप मान लो कितना, लगभग 82 मान लो, ठीक है। मतलब अगर अभी मंत्रिमंडल मंत्री परिषद बनता है तो कितने मंत्री बन सकते हैं, तो आपके 82 मंत्री बन सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये चीज हो गया। और अभी देखो कि इस बार जो है कितना मंत्री शपथ लिए हुए हैं, 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 71 और मंत्री शपथ लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, पीएम के साथ 71 और मंत्री जो हैं ये शपथ लिए हैं। अभी ये पता नहीं चला है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। आप न्यूज देखे होंगे तो राजनाथ सिंह हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, ऐसे बड़े बड़े नेता लोग जो हैं, ये लोग आपका मंत्री पद का शपथ लिए हैं। आपसे सवाल बन सकता है कि कौन कौन सा मंत्रालय कितने कितने लोग को मिला है। तो यहाँ पे देखिएगा, बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी एक तरीके से आपका कैबिनेट में ही आ जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है ये भी किसमें आ जाता है, कैबिनेट में। तो कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी इसमें दी गई है, 30 क्या होगा, कैबिनेट मंत्री होगा। राज्य मंत्री क्या होगा, तो ये आपका 36 होगा। और स्वतंत्र प्रभार कितना होगा, तो ये 5 होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका कैबिनेट मंत्री आपका 30 हो गया, उसके बाद फिर राज्य मंत्री देखिएगा 36 हो गया, और स्वतंत्र प्रभार हो गया, ये आपका 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 6 5 11 3 3 6 और 1 7, और एक आप यहाँ पे प्रधानमंत्री भी ऐड करिएगा। प्रधानमंत्री को जोड़ करके टोटल कितना मंत्री हो रहा है, तो 71 + 1 72 मंत्री, ठीक है। टोटल 72 मंत्रियों ने शपथ लिया है। अब आप बोलोगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, तो देखो जैसे आप याद करते हो ना कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप क्या बोल रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, मतलब कह लो कि शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग के ये प्रमुख हो गए। बट ये पूरे भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी है, तो सब जगह का शिक्षा व्यवस्था अकेले नहीं देख सकते हैं, इसलिए इनके अंडर में और भी मंत्री होते हैं जिन्हें हम राज्य मंत्री कहते हैं और स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। राज्य मंत्री से आप ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये प्रत्येक राज्य से आता होगा, जी बिल्कुल नहीं। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ये राज्य से आएंगे, राज्य से नहीं आते हैं। ये कैबिनेट मंत्री से थोड़े से छोटे वाले मंत्री होते हैं। तो इतनी सारी संख्या जो है आपका कैबिनेट मंत्री हो गए आपके 30, एक हो गए आपके प्रधानमंत्री, 36 हो गए आपके राज्य मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार हो गए 5। तो टोटल 72 मंत्रियों ने शपथ लिया है। अब बहुत जगह बस 71 भी देख रहे होंगे, वो पीएम को ऐड करके नहीं बता रहे हैं, तो उससे 71 हो रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है कि बीजेपी के कितने मंत्री शपथ लिए हैं, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे और बन सकता है कि बीजेपी के कितने मंत्री यहाँ पर शपथ लिए हैं, तो बीजेपी के हो जाएंगे आपके 61 मिनिस्टर, ठीक है। 61 मंत्री जो है इसमें से 72 में से 61 कहाँ से हैं, बीजेपी से हैं। बाकी आपको सारा याद नहीं रखना है, लेकिन जो विवादित है उसको आप याद रखिए, ठीक है। जैसे आप देख लो टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, किसका वाला, तो चंद्रबाबू नायडू वाला, जिनको 16 सीट मिला है। इनके पार्टी को कितना मंत्रालय मिला है, तो 2 मिला है। फिर जदयू, ठीक है, जदयू कौन है, तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाला, तो इनको भी 2 मंत्रालय मिला है। मतलब 2 मिनिस्टर कौन से पार्टी से हैं, तो ये है आपके टीडीपी से और आपका जदयू से। वही आप देखें, आप एक और फेमस चेहरा देखे होंगे, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, किसका वाला, तो चिराग पासवान जी वाला। और इनको कितना मंत्रालय मिला है, तो इनको आपका 1 मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है, ये जब रिवील होगा तो आपको इससे भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो हम लोग देख क्या रहे थे, मेनली क्वेश्चन क्या था अपना,
कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने कौन से भी कार्यकाल के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? आप थोड़ा इधर देख रहे होंगे कि यह स्टैटिक में थोड़ा करंट भी डाला जा रहा है। उससे क्या है कि अभी ये लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ पे करंट के साथ साथ स्टैटिक भी सीखते चले जाओगे। बात हो रहा है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आप गौर करना लोकसभा चुनाव का बात नहीं हो रहा है, विधानसभा चुनाव का बात हो रहा है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप पहले ही सुन लो, लोकसभा चुनाव में जब हम भाग लेते हैं तो हम देश का मुखिया चुनते हैं, देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, जबकि जब हम विधानसभा चुनाव में भाग लेते हैं तो हम क्या चुनते हैं? राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया या फिर कह लो राज्य का मुख्यमंत्री को हम चुनते हैं। जैसे आप देखो अभी 2024 में हम बिहार वाले लोकसभा चुनाव में भाग लिए, 2025 में हम लोग बिहार का विधानसभा का चुनाव में भाग लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा नया मुख्यमंत्री बनकर के आएगा। तो कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और आपका उड़ीसा हो गया, तो इस सब में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव चला है। एक एक करके हम लोग सारा राज्य देख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा अभी अरुणाचल प्रदेश में आपका विधानसभा चुनाव हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है और पूछ रहा है कि किस पार्टी ने जीत हासिल की है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका भाजपा ने जीत हासिल किया है। टोटल कितना सीट पे चुनाव हुआ था? तो जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ विधानसभा सीट कितना है? 60, ठीक है। यहाँ विधानसभा सीट कितना है? तो विधानसभा सीट है 60, जिसमें आपका सबसे ज्यादा बहुमत किसको मिला है? तो ये मिला है आपका बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी को। क्योंकि देखो बहुमत के लिए आपको 30 का आंकड़ा पार करना था और यहाँ पे बीजेपी को कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। यहाँ पे वही देखिएगा कांग्रेस को, ठीक है, कांग्रेस को यहाँ पर कितना सीट मिला है? तो कांग्रेस को यहाँ पर आपका 1 सीट मिला है। और एक पार्टी का नाम और भी याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा? तो पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये वहां का क्षेत्रीय पार्टी है। इसको कितना सीट मिला? तो 2। बाकी आपको ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। तो ये आपका इतना सारा पार्टी हुआ। जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी हम लोग को किसका दिख रहा है? तो बीजेपी का दिख रहा है और बीजेपी यहाँ पे आप सरकार बनाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आप याद रखना, अरुणाचल प्रदेश अभी अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन थे? तो ये थे आपके पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में आप सुन लो, इंटरेस्टिंग है। जैसे पेमा खांडू जी जो हैं, ठीक है, ये 2016 से क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। ये पहले जब सीएम बने थे तो किस पार्टी से बने थे? कांग्रेस से बने थे। सुनना पेमा खांडू के बारे में कि पहले जब ये सीएम बने थे तो ये आपके कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये कांग्रेस को छोड़ दिए और किस पार्टी के साथ जुड़ गए? तो पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से जुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तीनों पार्टी को टच करेंगे। पहले कौन सा था? पहले कांग्रेस से जुड़े, फिर किससे जुड़े? पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और फाइनली किस पार्टी में चले गए? तो अब ये चले गए हैं बीजेपी पार्टी में चले गए हैं। बात किसका हो रहा है? तो बात हो रहा है आपका पेमा खांडू जी का, जो कहाँ के सीएम है? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है। जैसे कुछ और देख लो अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेफा फुल फॉर्म बहुत बार बताए हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलो लिख ही देते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। अगर बात करें ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसको पहले क्या बना दिया गया था? तो इसको पहले बना दिया गया था आपका यूटी बनाया गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 21 जनवरी 1972 को इसको यूटी बनाया गया और फिर बाद में 1987 में इसको क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ईटानगर। क्या है राजधानी? ईटानगर। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो भारत का जब जनगणना हुआ था 2011 वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं? और यहाँ पे कितने लोग रह रहे थे? मात्र 17। अरुणाचल प्रदेश में अभी एक नए सुरंग का उद्घाटन हुआ है। कौन सा सुरंग? सेला सुरंग।
सेला सुरंग, ठीक है। और यहाँ देख लो, यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मठ है जिसका नाम है तवांग मठ। और ये कहाँ का मठ है, तो ये मतलब किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिएगा नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे आंसर क्या होना है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजेपी पार्टी, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट में हम लोग एआई बोलते हैं, से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। तो ये शुरू करने वाला है सिक्किम। देख लो एआई कितना ज्यादा फैलते जा रहा है, मतलब हर जगह एआई का यूज हो रहा है। कई ऐसे जगह है जहाँ पे एआई को ही सीईओ बनाया गया है, न्यूज एंकर बनाया गया है। तो एआई जो है आपका बहुत ज्यादा ये वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहा है। और ये अभी शुरू कौन किया है, तो ये किया है आपका सिक्किम, है ना। सिक्किम, बात करें सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम की राजधानी कौन हो जाएगी, गंगटोक, ठीक है। सिक्किम में कितना लोकसभा सीट है, ठीक है। सिक्किम में जो है आपका कितना लोकसभा सीट है, तो यहाँ 1 लोकसभा सीट है। और कौन जीता है इस लोकसभा सीट को, तो सिक्किम का ही एक पार्टी है जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, देखिएगा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। मतलब आप कह लो कि लोकसभा सीट यहाँ पर कितना था, तो लोकसभा सीट 1 था। और जीता कौन है, तो ना बीजेपी ना कांग्रेस, ये आपका जीता है कौन, तो वही का आपका क्षेत्रीय पार्टी जीता है, ठीक ना। ऐसे एक चीज और देखिएगा, अगर आपसे सवाल करता है कि दुनिया की पहली एआई सीईओ, दुनिया की पहली एआई सीईओ, ठीक है, ये कौन बनी है, तो ये बनी है आपका मिका। वैसे एक एआई वाला क्वेश्चन ही ले आएंगे, उससे मैक्सिमम हम लोग एआई का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम से आप एक चीज हमेशा याद रखना, नॉर्थ ईस्ट राज्य को हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसमें सिक्किम शामिल नहीं होता है, ठीक है। 7 सिस्टर्स किसको कहा जाता है, कभी कभी सवाल यही आ जाता है कि 7 सिस्टर्स कौन है, तो 7 सिस्टर जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा हो जाएगा। उसमें कौन शामिल नहीं होगा, तो इसमें आपका सिक्किम शामिल नहीं होता है। और हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन फंसाने के लिए यही दे देता है। नेक्स्ट में आइएगा, लाल और हरे रंग को मिलाने पे कौन सा रंग बनता है, ठीक है। पहले तो आप याद रखो कि प्राथमिक रंग कौन सा होता है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो आप इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, RBG, ठीक है। R से हो जाएगा आपका रेड, B से हो जाएगा आपका ब्लू, और G से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसी को कहा जाता है RBG, और इसी को कहते हैं प्राथमिक रंग कहते हैं। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, लाल और हरे रंग को मिलाने पे कौन सा कलर कलर बनता है, तो आप देख लो यहाँ पे रेड मिला रहा है, यहाँ पे ग्रीन मिला रहा है, और ये इसको कौन सा कलर मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका येलो कलर। कौन सा कलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पीला कलर, ठीक ना। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि जब 7 कलर आपस में मिलता है तो कौन सा कलर बनता है, तो आपका बनता है व्हाइट कलर बनता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है। देखो अच्छा, इसका ऑप्शन देखो पहले, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट और एवरेस्ट पर्वत। यहाँ पे देखिएगा दुनिया का अगर बात करता है कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है दुनिया का, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। दूसरा पूछता है तो क्या हो जाएगा, K2, इसी को क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। तीसरा पूछेगा तो तीसरा हो जाएगा आपका कंचनजंगा, ठीक ना। ये 3 पर्वत हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभी इसका ऊंचाई पूछ लेता है, तो इसका ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर, थोड़ा बहुत पॉइंट में घटते बढ़ते रहता है। K2 का कितना है, तो ये है आपका 8611 मीटर, और इसका कितना है 8586 मीटर। अब देखिएगा इसका लोकेशन ये कहाँ है, तो ये है आपका नेपाल में, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये है आपका POK वाले रीजन में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत का ही क्षेत्र है लेकिन विवादित है। और ये कहाँ है, तो ये है आपका नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, ठीक है, बॉर्डर पर। इस चीज को याद रखिएगा। तो भारत का ही हो गया कंचनजंगा, जो क्या हो जाएगा, तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, ठीक है, 8586 मीटर। लेकिन अगर आपसे फीट में पूछता है तो देखिएगा कितना हो जाएगा,
यहाँ पे देखिएगा 88,169 फीट, ठीक है, फीट में। वैसे फीट में क्वेश्चन नहीं पूछता है ज्यादा, आपका मीटर से ही पूछता है। अब देख लो अपना आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शिखर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा। वैसे इसमें कंफ्यूजन होता है, अगर ऑप्शन में K2 दे दे तो कंफ्यूजन हो जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। और देख लो कि प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है आपका। अगर बात करें कंचनजंगा तो ये आपका सिक्किम में पड़ता है। किस हिमालय का भाग है? तो महान हिमालय का भाग है। महान हिमालय का भाग है। हिमालय जो है आपका अलग अलग स्तर में बटा हुआ महान हिमालय का भाग है। अगर बात करें कंचनजंगा के बाद भारत में दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दूसरी सर्वोच्च चोटी है तो ये हो जाएगा आपका नंदा देवी। क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। देखो बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट है कि भारत की आत्मा जो है कहाँ बसती है? गांव में। ठीक है, आप डेवलप शहर बना रहे हो, आप डेवलप देश बना रहे हो, बट अगर आप डेवलप गांव नहीं बना रहे हो ना, तो वो शहर, वो गांव, वो देश कभी डेवलप नहीं होगा। तो पहले गांव को डेवलप करना जरूरी है, और गांव को डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो सीएम होते हैं, वो आपके गांव में नहीं आएंगे देखने के लिए। तो गांव का ही प्रोपर जो आदमी होता है, वो गांव की तकलीफों को, गांव की कमियों को समझता है, और इसीलिए वहाँ का आदमी जब उस क्षेत्र का विस्तार करना शुरू करता है, उस क्षेत्र को विकसित करना शुरू करता है, तो आगे तक जाता है, और गाँव डेवलप होगा तभी शहर, और तभी शहर से डेवलप होगा तो आपका देश डेवलप हो पाएगा। तो पहले तो पंचायती राज को, आपका ग्राम पंचायत को ना आर्टिकल 40 में डाला गया था। और अगर आप आर्टिकल पढ़े हो तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 40 जो है ये DPSP के अंतर्गत आता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि अगर राज्य के पास संसाधन होगा तो पंचायती राज बनाया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आगे जाकर के आपका एक संशोधन किया गया, 73वां संशोधन 1992। ठीक है, आगे जाकर के एक संशोधन किया गया 73वें नंबर का। संशोधन क्या होता है? संविधान में बदलाव जिस माध्यम से होता है उसे ही संशोधन कहते हैं। 73वां संशोधन 1992 के माध्यम से क्या किया गया? तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज्य जो है, इसको क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया कि आपको अपने राज्य में पंचायत रखना ही पड़ेगा। और ये आपका लागू कब हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। वैसे यहाँ पे देखिएगा 2 अक्टूबर को ही आखिर ये पंचायती राज शुरू क्यों किया गया? क्योंकि पंचायत के लिए सबसे ज्यादा, वैसे ये वाला पंचायत भी बहुत ज्यादा फेमस रहा है, अभी जो नया वाला आया, यहाँ पे ये जो पंचायत है ना, इसको लेकर के महात्मा गांधी जी बहुत कंसियस थे। उनका कहना था कि नहीं, पंचायती राज होना ही चाहिए, क्योंकि गांव डेवलप नहीं होगा तो फिर आप देश डेवलप कर ही नहीं पाओगे। और इसीलिए 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है। इन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार राजस्थान का कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा गाँव? तो हो जाएगा आपका नागौर। राजस्थान के कौन से गाँव में आपका शुरू किया गया पंचायती राज? तो ये हो जाएगा आपका नौगढ़। और ये कौन से राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में। और किसके द्वारा यहाँ पे लागू किया गया, शुरुआत किया गया? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1959 में। वैसे अगर आप कंपटीशन का तैयारी एक लंबे समय से कर रहे हो तो आपको ये तो पता होगा कि राजस्थान में शुरू किया गया। आप सेकंड वाला बताना, ठीक है, कि राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे पंचायती राज कहाँ शुरू किया गया? आप कमेंट करके बताना इस चीज को। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बात हो रहा है पुराण का, जो हमारे वेद वेदांग के ही हिस्से में आता है पुराण। तो पुराण भारत में, जैसे आपका हम लोग पढ़ते वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण है, महाकाव्य है, तो उन्हीं में से एक पुराण है जो हमारे धर्म को सही सही एक्सप्लेन करता था, सही बात बताता था। और पुराण से ही भारत के बहुत सारे पुराने राजनीतिक और सामाजिक का, मतलब सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। अगर बात करें पुराण के बारे में तो भारत में कितने पुराण हैं? तो पुराण है 18। ठीक है, पुराण है 18। और इन पुराणों में 3 पुराण बहुत प्रमुख है हमारे विषय के लिए। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका विष्णु पुराण, एक हो जाएगा आपका विष्णु पुराण। आप ये देखिए कि विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। वहीं देखिएगा एक है आपका वायु पुराण। वायु
पुराण। और वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इससे मिलती है गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी। एक और पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। और इससे किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इससे मिलती है सातवाहन वंश। इसी को क्या कहा जाता है? आंध्र सातवाहन। तो इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक ना। बात हो रहा है यहाँ पे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो प्रथम मुसलमान जो था ये था आपका अल बरूनी। अल बरूनी जो था ये भारत कब और किसके साथ आया था? तो लगभग 1017 ईस्वी में किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। आप देख लो कि ये कैसे लोग के संगत में था। महमूद गजनवी कितना खतरनाक और कितना गंदा इंसान था, ठीक है। भारत के कितने सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया था और यहाँ से बहुत सारे धन संपदा को लेके चला गया था। लेकिन उसके साथ ही अल बरूनी आया था और भी बहुत सारे लोग आए थे। और अल बरूनी जो था ये भारत में काफी समय तक रहा, पुराणों का अध्ययन किया। हाँ, और एक चीज ये ऑब्जर्व किया, एक ये बुक भी लिखा है, ठीक है। अल बरूनी जो है ये भारत पर एक बुक लिखा है जिसका नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। क्वेश्चन बनता है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखा है? तो ये कौन लिखा है? ये लिखा है आपका अल बरूनी। और ये अपने किताब में एक चीज मेंशन किया, ये यहाँ पे रख के ये यहाँ पे रख करके क्या ऑब्जर्व किया? तो ये ऑब्जर्व किया कि भारत में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है, बहुत डीप तक गया हुआ है। आप देखो 10 और 17 का बात हो रहा है ना, हम लोग कहाँ हैं अभी? 2024 में। आज भी देखो कि हमारे खास के बिहार समुदाय में वोट जो है जाति को देख करके दिया जाता है कि वो फलना जाति का है तो उसको हम वोट देंगे। अल बरूनी क्या बोलता है जाति व्यवस्था के बारे में? बोलता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जाति पे बहुत ज्यादा प्रकाश दिया जाता है। यहाँ पे हर एक जाति, यहाँ पर हर एक जाति अपने से छोटा जाति ढूंढ लेता है। ये प्रॉपर एक लाइन अपने बुक में ये लिखा है कि ये भारत में हर एक जाति अपने से एक छोटा जाति ढूंढ ही लेता है और खुद को सर्वोच्च दिखाने का प्रयास करने लगता है। ये कौन बोला था? तो अल बरूनी बोला था। और भारत में ये रह करके पहला मुसलमान ऐसा था जो पुराणों का फारसी में अनुवाद करवाया और पुराणों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 नहीं 4 अंग हैं। और देखिएगा कौन कौन सा। तो सरकार के पहला अंग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विधायिका। सरकार का जो पहला अंग होता है ये होता है विधायिका। दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है आपका कार्यपालिका, दूसरा होता है आपका कार्यपालिका। तीसरा होता है आपका न्यायपालिका, ठीक है, तीसरा ही पूछ रहा ना। तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। और चौथा वाला को आप भूल जाओ सो बेटर होगा, क्योंकि चौथा वाला को पिलर कहा जाता था। चौथा वाला को इन तीनों का पिलर कहा जाता था कि जब तक चौथा वाला नहीं रहेगा ये तीनों अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और चौथा वाला जो है वो बुरी तरीके से बिक चुका है। अगर आप वो सब देखते हो, ठीक है, आप ही बता देना कि ये चौथा वाला कौन था, क्योंकि अभी ये इसको इतना इज्जत नहीं मिलना चाहिए कि इसके बारे में आदमी पढ़े। ये इतना बिक गया है कि अगर आप प्रॉपर अगर आप उस चैनल को देखते रहते हो ना अगर महीना भर, तो आप किसी ना किसी के भक्त बन जाओगे या तो आप किसी ना किसी के विरोधी बन जाओगे। तो चौथा पिलर उसको कहा जाता था, बट ये अभी कोई काम का नहीं रह गया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो जो तीसरा अंग है ये आपका किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। और हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका पूरे देश के लेवल का होता है सुप्रीम कोर्ट, राज्य का लेवल का होता है हाई कोर्ट, और जिला के लेवल का होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिला न्यायालय। एक चीज और याद रखिएगा, आर्टिकल 50 में कहा गया है कि विधायिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से अलग होना चाहिए। क्या बोला है? कि विधायिका को किससे अलग होना चाहिए? कार्यपालिका हम शायद बोल दिए थे, सॉरी। विधायिका को न्यायपालिका से एकदम अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। और अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आता होगा, बट आप लगातार जब न्यूज देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि विधायिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र होना कितना जरूरी है। अगर न्यायपालिका पर इन लोग का वर्चस्व हो जाएगा जैसे इस पर हो चुका है, तो फिर पूरी तरीके से सिस्टम बर्बाद हो जाएगा देश का। तो ये चीज आर्टिकल 50 में कहा गया है, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बात हो रहा है बिहार का, तो पहले ऑल ओवर इंडिया में देख लेते हैं। तो सबसे खराब स्थिति साक्षरता में किसकी है? तो ये हो जाएगा भारत का।
सॉरी बिहार का सबसे खराब किसका है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार का। अगर बिहार का एवरेज देखते हैं तो लगभग कितना परसेंट है, तो 60%। ठीक है, ये लगभग में चल रहा है, पॉइंट वाले को छोड़ के 60% लगभग यहाँ का साक्षरता दर है। इसमें अगर आपसे पूछ लेगा कि इसमें मेल का कितना है, पुरुष का, तो पुरुष का लगभग 71% है, और महिला का कितना है, तो महिला का है आपका कितना 51%। और ये किस जनगणना के अनुसार है, तो यह है आपका 2011 वाले जनगणना के अनुसार। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि आपका पुरुष में, ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि पुरुष में सबसे ज्यादा जो आपका पढ़ा लिखा लोग है ये कहाँ है, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले ऑल ओवर में देख लेते हैं। बिहार का जो रोहतास जिला है, बिहार का जो रोहतास जिला है, यहाँ जो है सबसे ज्यादा शिक्षा है। ठीक है, ऑल ओवर में मतलब मेल और फीमेल दोनों में। सबसे कम पूछेगा तो ये कहाँ का हो जाएगा, पूर्णिया का। ठीक है, सबसे कम पूछेगा तो ये कहाँ का हो जाएगा, पूर्णिया में। मतलब एक तो भारत में बिहार सबसे पीछे है, बिहार में भी सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया। ठीक है, और सबसे ऊंचा जिला कौन सा है शिक्षा में, तो ये हो जाएगा आपका रोहतास। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर महिला और पुरुष में पूछ सकता है, तो अगर फीमेल में देखें, फीमेल में तो सबसे अच्छी स्थिति और सबसे बुरी स्थिति। ठीक है, तो फीमेल में जो सबसे अच्छी स्थिति है ये कहाँ का है, तो ये है आपका मुंगेर का। ठीक है, और सबसे खराब स्थिति जो है ये कहाँ का है, तो ये है आपका सहरसा का। अगर मेल में देखें तो सबसे अच्छी स्थिति कहाँ की है, तो ये हो जाएगा रोहतास का, और सबसे खराब स्थिति कहाँ का है, तो ये हो जाएगा आपका कटिहार का, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, चलो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बीपीएससी में थोड़ा डिटेल पूछता ही है, तो यहाँ पे देख लेना हो जाएगा रोहतास, बट रोहतास तो दो को दे दिया। यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो आप एक चीज याद रखिएगा, यह एक ऐसा संशोधन था जो अंतरिम संसद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अंतरिम संसद। अंतरिम संसद का मतलब क्या हो गया, तो देखो ये जो किया गया था 1951 में, और हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि भारत का संसद का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 13 मई 1952 को, 13 मई 1952। ठीक है, 52 है, 13 मई 1952 को शुरू हुआ था, और ये संशोधन हुआ 1951 में। तो जो संविधान सभा था, जो संविधान बना रही थी, वही संविधान सभा आपका संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। तो जो भारत का जो संविधान का पहला संशोधन था, संविधान लागू कब हुआ, 1950 में, और अगले ही साल इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। मतलब आप याद रखना कि संविधान का जो पहला संशोधन था ये कब किया गया था, 1951 में किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था, और मेनली किस चीज के लिए किया गया था, तो कानून की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, संपत्ति अधिग्रहण के लिए। ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण कानून के लिए। ठीक है, संपत्ति अधिग्रहण कानून के लिए किया गया था। इसी के साथ और क्या किया गया था इस संशोधन के माध्यम से संविधान में, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। ठीक है, आज के टाइम में आप संविधान देखोगे ना तो आपको 12 अनुसूची दिखेगा, 12 अनुसूची दिखेगा, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें मात्र 8 अनुसूची था। मतलब पहला अनुसूची, मतलब 9वां अनुसूची किसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में। साथ ही कुछ और भी चेंजेस किए गए, 31A जोड़ा गया। कौन, ये क्या है, तो ये है आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, 31A जोड़ा गया, 31B जोड़ा गया, और अगर आपको ध्यान हो तो 31 जो है ये आपका संपत्ति से जुड़ा हुआ अधिकार है। तो जो आपका पहला संशोधन किया गया था ना, ये आपका संपत्ति को लेकर के ही किया गया था। अगर बात करें संशोधन क्या होता है, तो जब आप संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते हो तो आप किस माध्यम से करते हो, संविधान संशोधन के माध्यम से करते हो, जो कहाँ दिया हुआ है, तो ये अधिकार हमें दिया हुआ है भाग 20 में। ठीक है, अनुच्छेद पूछ लेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 368, 368। कहाँ से हम लोग सीखे कि हाँ भाई संविधान में हम लोग ऐसे संशोधन करके बदलाव कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 1951 में पहला संशोधन किया गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपना सेशन कंप्लीट हुआ विथ अच्छे। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको अगर आप 1-2 बार सुन लीजिएगा उससे भी याद हो जाएगा, बट आप कोशिश करो नोट्स बनाने का, और यकीन मानो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको फील होगा कि आपको यहाँ से कितना ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन एक लाइन का बस यूं ही ले दिया जाता है,
मेन ध्यान ये रहता है आपका एक्सप्लेनेशन पर, ठीक है। तो चलिए बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।